आज हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो बदलाव देखते हैं ना, उन पे थोड़ी बात करते हैं। हाँ, मतलब जैसे गर्मियों में दूध रखा हो तो वो खट्टा हो जाता है। हाँ, या फिर लोहे की कोई चीज बाहर रह जाए तो उस पे वो भूरी परत जम जाती है, जंग। बिल्कुल। और सोचे तो खाना पकाना, हमारा सांस लेना, यहाँ तक कि जो हम खाते हैं उसका पचना, ये सब होता कैसे? क्यों होता है ये सब, असल में है क्या? ये सब रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, केमिकल रिएक्शंस। आज हमारे पास जो विज्ञान अध्याय के स्रोत हैं ना, उन्हीं के आधार पर हम इसी दुनिया को थोड़ा और समझेंगे। अच्छा, मतलब कि जब कोई चीज बदलती है तो असल में अंदर क्या चल रहा होता है, अणुओं परमाणुओं के लेवल पे। हाँ बिल्कुल। तो आज का मकसद यही है कि इन रासायनिक अभिक्रियाओं को समझें, कैसे पहचानें कि कोई रिएक्शन हुआ भी है या नहीं। और उन्हें लिखने का, मतलब विज्ञान की भाषा में दिखाने का तरीका क्या है? हाँ, और कुछ खास तरह की जो अभिक्रियाएं हैं उन पर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही कि पता कैसे चले कि कोई केमिकल चेंज हुआ है, कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसके कुछ साफ संकेत होते हैं, जैसे हो सकता है चीज की अवस्था बदल जाए, मतलब ठोस से गैस बन जाए, या रंग बदल जाए। हाँ, रंग बदल सकता है, तापमान एकदम से बढ़ या घट सकता है, या फिर कोई गैस निकलने लगे बुलबुलों के रूप में। अच्छा, इनमें से कुछ भी हो तो मतलब रिएक्शन हुआ है। हाँ, ये एक इशारा है कि कुछ केमिकल लेवल पर बदला है। जैसे वो स्रोत में मैग्नीशियम रिबन वाला एक क्रियाकलाप दिया है, एक्टिविटी 1.1। हाँ, वो एक अच्छा उदाहरण है। उसमें एक चमकदार सा मैग्नीशियम का फीता होता है, उसे जब जलाते हैं तो वो एकदम तेज सफेद रोशनी के साथ जलता है। और जलने के बाद वो रिबन नहीं रहता, वो एक सफेद पाउडर में बदल जाता है। बिल्कुल। तो ये साफ दिख रहा है कि कुछ नया बन गया। पहले धातु थी, अब पाउडर है। हाँ, और वो पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम और हवा के ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन का नतीजा है। अवस्था भी बदली, रंग भी बदला। हाँ, स्रोत में सावधानी भी लिखी है कि उसे आंखों से दूर रख कर करें, वो रोशनी तेज होती है। बिल्कुल, सुरक्षा जरूरी है। अच्छा, अब इन बदलावों को लिखें कैसे, मतलब कागज पर कैसे दिखाएं? पहले तो शायद शब्दों में लिख सकते हैं, जैसे अभी कहा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, फिर तीर लगाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ, ये हुआ शब्द समीकरण। इसमें जो चीजें रिएक्ट करती हैं, तीर के बाईं तरफ वो अभिकारक या रिएक्टेंट्स कहलाती हैं। और जो नई चीज बनती है, तीर के दाईं तरफ, वो उत्पाद यानी प्रोडक्ट। बिल्कुल, पर इसे और सटीक बनाने के लिए हम प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, सिंबल्स का। जैसे मैग्नीशियम के लिए Mg। हाँ, ऑक्सीजन गैस के लिए O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO। तो समीकरण बनेगा Mg + O2 2 MgO। ये ज्यादा कंसाइज हो गया, पर इसमें एक चीज है, ये बैलेंस्ड है क्या, संतुलित? नहीं, यहीं पर बात आती है संतुलन की। देखिए, बाईं तरफ ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, O2, पर दाईं तरफ MgO में सिर्फ 1। हाँ, तो ये बराबर क्यों होना चाहिए? ये जरूरी है द्रव्यमान संरक्षण नियम की वजह से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो कोई एटम बनता है ना नष्ट होता है। अच्छा, वो बस अपनी जगह बदलते हैं या जुड़ने का तरीका बदल लेते हैं। बिल्कुल, इसीलिए जितने परमाणु हर तत्व के रिएक्शन से पहले थे, उतने ही रिएक्शन के बाद भी होने चाहिए, बस उनकी जमावट अलग होगी। तो समीकरण के दोनों तरफ हर चीज के परमाणु गिनकर बराबर करने होंगे। हाँ, और इसके लिए स्रोत में हिट एंड ट्रायल विधि का जिक्र है, मतलब कोशिश करके देखो गुणांक लगाकर। जैसे Mg + O2 2 MgO में MgO के आगे 2 लगा दें तो ऑक्सीजन बराबर हो जाएंगे, Mg + O2 2 MgO। हाँ, अब ऑक्सीजन 2 हो गए दोनों तरफ, पर अब दाईं तरफ Mg भी 2 हो गए। तो बाईं तरफ वाले Mg के आगे भी 2 लगा देते हैं, 2 Mg + O2 2 MgO। अब गिनिए, बाईं तरफ 2 Mg 2O, दाईं तरफ 2 Mg 2O, हो गया संतुलित। बढ़िया, कुछ समीकरण शायद पहले से ही संतुलित होते होंगे। हाँ, जैसे स्रोत में है Zn + H2SO4 goes to ZnSO4 + H2। इसमें आप गिनेंगे तो सब पहले से बराबर मिलेगा। ठीक है, अब ये तो हुआ समीकरण लिखना और संतुलित करना। पर ये रिएक्शंस होते कितने तरह के, कुछ मुख्य प्रकार? हाँ, कई तरह के होते हैं, पर कुछ मुख्य प्रकार हैं। जैसे एक है संयोजन अभिक्रिया, कंबाइनेशन रिएक्शन। संयोजन मतलब जुड़ना? हाँ, इसमें 2 या ज्यादा सरल चीजें मिलकर एक ज्यादा जटिल चीज बनाती हैं,
जैसे बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO जब पानी H2O में डालते हैं। अरे हाँ, वो सफेदी वाला चूना, उसमें पानी डालते वो खौलने लगता है, गर्म हो जाता है। बिल्कुल, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 बन जाता है और साथ में काफी गर्मी निकलती है। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, गर्मी छोड़ने वाली। और इसी से फिर दीवारों पर सफेदी करते हैं। हाँ। अच्छा, तो ये हुआ जुड़ना। इसका उल्टा भी होता होगा, टूटना। हाँ, उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसमें एक अकेली चीज टूटकर दो या ज्यादा सरल चीजें देती है। जैसे फेरस सल्फेट FeSO4 के हरे क्रिस्टल होते हैं, उन्हें अगर परखनेली में लेकर गर्म करें हाँ, तो वो टूट जाते हैं। एक भूरे रंग का ठोस बनता है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, और साथ में दो गैसें निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। उनकी खास गंध भी होती है। अच्छा, तो यहाँ रंग भी बदला, गैस भी निकली और ये गर्मी देने पर हुआ। हाँ, इसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन। ठीक है, संयोजन, वियोजन और एक और दिलचस्प है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें थोड़ी जोर आजमाइश होती है। जोर आजमाइश मतलब ये कि एक ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से हटाकर खुद उसकी जगह ले लेता है। अच्छा, जैसे कोई ज्यादा ताकतवर किसी कमजोर को हटा दे। हाँ, कुछ वैसा ही। जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट का नीला घोल है। हाँ। उसमें अगर हम लोहे की कील डाल दें, हाँ। तो लोहा कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। हाँ। वो कॉपर को घोल में से हटा देगा और खुद सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, FeSO4। तो होल का नीला रंग वो हल्का पड़ने लगेगा, क्योंकि नीला रंग कॉपर सल्फेट की वजह से था, और लोहे की कील पर भूरे रंग के कॉपर की परत जम जाएगी। अरे वाह, ये तो बढ़िया उदाहरण है। Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu। बिल्कुल, ये विस्थापन है। और एक और बहुत जरूरी टाइप सुना है, उपचयन और अपचयन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये क्या भला है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं इन्हें। उपचयन यानी ऑक्सीडेशन का मतलब है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन हटे। और अपचयन? अपचयन यानी रिडक्शन ठीक इसका उल्टा है, ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना। अच्छा। और मजे की बात यह है कि ये दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं। अगर कहीं उपचयन हो रहा है तो साथ में किसी न किसी चीज का अपचयन भी जरूर हो रहा होगा। इसीलिए इन्हें साथ में रिडॉक्स यानी कि रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे स्रोत में एक उदाहरण है, गरम कॉपर ऑक्साइड CuO जो काले रंग का होता है, उसके ऊपर से अगर हाइड्रोजन गैस H2 गुजारें तो वो काला कॉपर ऑक्साइड वापस भूरे रंग के कॉपर Cu में बदल जाता है और साथ में पानी H2O बनता है। CuO + H2 Cu + H2O। अच्छा, तो इसमें किसका उपचयन हुआ, किसका अपचयन? देखिए, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गई, वो कॉपर Cu बन गया। तो CO का क्या हुआ? ऑक्सीजन हटी मतलब अपचयन, रिडक्शन। सही। और हाइड्रोजन H2 में ऑक्सीजन जुड़ गई, वो पानी H2O बन गया। तो H2O का क्या हुआ? ऑक्सीजन जुड़ी मतलब उपचयन, ऑक्सीडेशन। बिल्कुल। तो इस एक ही रिएक्शन में CuO का अपचयन हुआ और H2 का उपचयन। ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। और ये रेडॉक्स रिएक्शंस हमारी बैटरीज में या शरीर में खाने से एनर्जी बनाने में हर जगह काम आते हैं। वाकई, ये रिएक्शंस तो सच में हर जगह है। इनका हमारी रोज की जिंदगी पर सीधा असर भी तो दिखता है, जैसे वो जंग लगना, संक्षारण। हाँ, संक्षारण, करोजन, ये धातुओं का, खासकर लोहे का, हवा और नमी की मौजूदगी में धीरे धीरे खराब होना है। ये असल में एक रिडॉक्स प्रक्रिया ही है। और खाने पीने की चीजों का खराब होना, जैसे तेल वाली चीजें कुछ दिन बाद अजीब सी महकने लगती हैं। हाँ, उसे कहते हैं विकृत गंधिता, रैंसिडिटी। ये भी उपचयन के कारण होता है। तेल और वसा जब हवा की ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और उनका स्वाद और गंध बदल जाते हैं। हाँ। अच्छा, तभी वो चिप्स वगैरह के पैकेट इतने फूले हुए होते हैं, उनमें हवा भरी होती है ताकि वो खराब ना हो। हवा नहीं, दरअसल उसमें नाइट्रोजन जैसी गैस भरी जाती है जो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती। ओह, अच्छा, नाइट्रोजन क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन की तरह आसानी से रिएक्शन नहीं करती। वो चिप्स के तेल के साथ उपचयन नहीं करेगी। इससे चिप्स ज्यादा देर तक ताजा रहते हैं, उनका स्वाद और गंध नहीं बदलते। समझ गए। तो मतलब ये पैकेट फुलाने का भी एक वैज्ञानिक कारण है। हाँ,
उपचयन को रोकना। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे आसपास, हमारे अंदर हर वक्त हो रही हैं। हमने उन्हें पहचानने के तरीके देखे, हाँ, अवस्था, रंग, तापमान में बदलाव, गैस निकलना, उन्हें लिखने का तरीका समझा, मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण, और कुछ मुख्य प्रकार भी देखे, संयोजन, वियोजन, विस्थापन और रेडॉक्स। ये तो एक अच्छी खासी यात्रा रही आज की। बिल्कुल। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि जब ये रासायनिक अभिक्रियाएं इतनी फंडामेंटल हैं, मतलब सांस लेने से लेकर बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज तक सब इन्हीं पर चल रहा है, तो इन बेसिक सिद्धांतों को समझने से क्या हमारे आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया थोड़ा बदल सकता है? या हो सकता है यही समझ किसी बिल्कुल अलग से लगने वाले फील्ड में किसी और प्रॉब्लम को